सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जैसा कि आप अपने चैनल एनसीईआरटी किंग एडू मंत्रा पर हैं और मैं छोटू आपका मित्र, और यह वीडियो पार्ट 3 है और पार्ट 2 पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं और आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप उसे देखे रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं पड़ेगा। और हम टॉपिक तीसरा से शुरुआत करेंगे और यह आपके अध्याय 1 इतिहास के अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का टॉपिक है। और ज़्यादा टाइम ना करते हुए हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। और क्रांतियों का युग, जिसे माने 1830 से 1848 को क्रांतियों का युग कहा गया। अब आप देखिए कि क्यों कहा गया, किस लिए कहा गया है, आप देख सकते हैं। जैसे जैसे रूढ़वादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। इटली और जर्मनी के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड, पोलैंड ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। याद रखिएगा, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे आप देख सकते हैं, देखेंगे ऑटोमन साम्राज्य के जैसे सूबे, आयरलैंड, पोलैंड ऐसे कुछ क्षेत्र थे। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया, जो शिक्षित मध्यवर्गीय विशिष्ट लोग थे। इनमें से प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क और वाणिज्य व्यापार में लगे मध्य वर्गों के लोग शामिल थे। आप याद रखिएगा 1830 से 1848 के बीच जो क्रांति हुआ था उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे। स्कूली अध्यापक, क्लर्क, वाणिज्य व्यापार में लगे लोग या मध्य वर्गों के लोग भी शामिल थे। मध्य वर्गों के लोग में आपको मैंने ऊपर के पार्ट में बताया गया था कौन कौन थे। इससे व्यापारिक लोग, और देख सकते हैं वैसे फिर प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। याद रखिएगा आप, प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ था और कब हुआ था। फ्रांस में हुआ था, 1830 में हुआ। उसमें क्या होता है, बुर्बो राजा जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़वादी प्रतिक्रियाओं के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। माने रूढ़वादियों की ओर से बहाल किया गया था उन्हें सत्ता में, तो अब उन्हें फेंक दिया गया उखाड़ कर क्रांतिकारियों द्वारा। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया। याद रखिएगा, उनकी जगह क्या स्थापित किया गया, संवैधानिक राजतंत्र, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप्स था। लुई फिलिप्स किसके अध्यक्ष थे, याद रखिएगा, फ्रांस के विद्रोह के संवैधानिक राजतंत्र के अध्यक्ष कह सकते हैं आप। मेटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी की थी, देख लीजिए क्या टिप्पणी मेटरनिक ने किया था, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप के सर्दी जुकाम हो जाता है। देख लीजिए, या भी इस टाइप का इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम आ जाता है। इसको किसने टिप्पणी की थी, तो अब याद रखिए आप, मेटरनिक ने, या मेटरनिक ने क्या टिप्पणी की थी, ये भी आ सकता है आपके बोर्ड में, आप जरूर इसे याद रखिए। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ से जुलाई क्रांति में ब्रसेल्स में विद्रोह भड़क गया, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया। जुलाई क्रांति में देखेंगे ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया, जिसके फलस्वरूप यूके
माने यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। यूनाइटेड किंगडम वो ब्रासेल्स। और एक घटना जिसने पूरे यूरोप में शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। अब वह घटना आप याद रखिए, देखिए वह थी यूनान में स्वतंत्रता संग्राम। क्या घटना थी, याद रखिए, स्वतंत्र यूनान में स्वतंत्रता संग्राम घटना, जो एक माने जो पूरे यूरोप में शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया था। देखेंगे 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आजादी के लिए संघर्ष। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आजादी के लिए संघर्ष 1821 में प्रारंभ हो गया। यूनान में राष्ट्रवादियों का निर्वासन में रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति हेलेनिज्म के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंग्रेज कवि लॉर्ड वायरन ने धन इकट्ठा किया। अंग्रेज कवि रहे लॉर्ड वायरन, जिन्होंने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध में लड़ने में भी गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। 1824 में बेचारा टपक गया। और अंततः 1832 में कुस्तुतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। याद रखिएगा, 1832 में कुस्तुतुनिया की संधि ने, किसकी संधि ने यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी थी? याद रखिए, कुस्तुतुनिया की संधि ने यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी थी। और अब आप देखिए 3 पॉइंट आपका खत्म हुआ और 3.1 आप देखिए, रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। याद रखिए, रूमानी कल्पना आप देखेंगे क्या है। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ था। राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई। देख लीजिए, राष्ट्र के विचार के निर्माण में कौन सी चीज? संस्कृति भूमिका निभाई। कला, काव्य, कहानियों, किस्सा और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। क्या क्या आप याद रखिए, कला, काव्य, कहानियों। अब इसे हम देखेंगे किस किस तरह से, अभी बताएगा आपको। आइए हम रूमानीवाद को देखें, जो एक ऐसा संस्कृति का आंदोलन था जो एक खास तरह के राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। आमतौर पर रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क, देखेंगे रूमानीवाद देख लीजिए आप क्या था। आंदोलन था जो खास तरह के राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था, रूमानीवाद, याद रखिएगा। और यहां से देख सकते हैं, आमतौर पर रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान महिमा मंडल की आलोचना की और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि के रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया गया। याद रखिएगा, विज्ञानी महामंडल की आलोचना किया गया और अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया गया। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति
एक साझा संस्कृत अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। आप देखेंगे उनका प्रयास क्या था, एक साझा माने सामूहिक विरासत की अनुभूति, एक साझा संस्कृत अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। और हम देखेंगे और आगे, जर्मन दार्शनिक योहान ग्रांट फीड जैसे रोमानी चिंतकों ने दावा किया, सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों दासवोल्क में निहित थी। आम लोगों माने दासवोल्क। राष्ट्र की सच्ची आत्मलोकगीत जन काव्य और लोक नृत्यों से प्रकट होती है। सच्ची, आप देख सकते हैं राष्ट्र की सच्ची लोकगीत क्या है, जन काव्य लोक नृत्यों से प्रकट होती है। इसलिए लोक संस्कृति के इन प्रारूप को एकत्र और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक था। स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस लाना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना था। याद रखिए, जिसमें से अधिकांश निरक्षर थे, माने जो लिखे पढ़े नहीं थे, या खास तौर पर पोलैंड पर लागू होता है, जिसका 18वीं सदी के अंत में रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने विभाजन कर दिया। यद्यपि पोलैंड अब स्वतंत्र भूक्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई। किसके चीज के द्वारा? संगीत और राष्ट्रीय भावना के द्वारा, भाषा की रखी गई। मसलन यहाँ पर माने उदाहरण, मसलन कैरोल कुर्पिस्की से राष्ट्रीय संघर्ष का अपने अपेरा और संगीत से गुणगान किया और पोलेनेस और मजूरका जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया गया। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। याद रखिएगा, भाषा ने क्या भूमिका निभाई थी, तो आप याद रखिएगा राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों में बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बनाया। चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश का इस्तेमाल हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया। रूसी अधिकारियों ने उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया, क्योंकि उन्हें रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया था। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। याद रखिएगा, रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध क्या देखा गया था? पोलिश भाषा। और आप देखेंगे 3.2, भूख, कठिनाइयां और जन विद्रोह। देखेंगे जनता का विद्रोह, भूख और कठिनाइयां किस तरह हुआ।
1830 के दशक में यूरोप में भारी कठिनाइयां लेकर आया। 1830 का दशक। 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई। ज्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक थी। ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी गरीब बस्तियों में रहने लगी। नगरों के लघु उत्पादकों को अक्सर इंग्लैंड से आयातित मशीनों से बने सस्ते कपड़ों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण का स्तर महाद्वीप से ऊंचा था। महाद्वीप को यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज्यादा झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि उनका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था और केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था। यूरोप के उन इलाकों में जहां कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, कृषक सामंती शुल्क और जिम्मेदारियों का बोझ तले दबे थे। कृषक देख लीजिए आप, सामंती शुल्क और जिम्मेदारियों में बोझ के दबे में हुए थे। खाने पीने की चीजों के मूल्य बढ़ने या किसी वर्ष फसल के खराब होने के शहर और गांवों में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। और आप याद रखिएगा, यह क्वेश्चन आ सकता है कि भूख जन विद्रोह का कारण क्या था। माने उसमें 19वीं सदी में ब्रिटेन औद्योगिकरण किस तरह काम किया उस पे। और यहाँ पर आप एक चित्र देख सकते हैं और फिर हम यहाँ शुरुआत करेंगे। 1848 ऐसा ही एक वर्ष था। खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए। जगह जगह अवरोधक लगाए गए और लुई फिलिप्स को भगाने पर मजबूर किया गया। राष्ट्रीय सभा का एक गणतंत्र घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। इससे पहले 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था जो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे, परंतु दाम बहुत कम थे। पत्रकार विल्हेम वोल्फ ने सिलेसिया के एक गांव की घटनाएं का इस प्रकार बयान किया। आप देख सकते हैं पत्रकार विल्हेम वोल्फ के बारे में। आप देखिए यहाँ तक क्या बयान किया था। इन गांव में 18,000 आबादी वाले देखेंगे सूती कपड़ा बुनने का व्यवसाय सबसे व्यापक है। इन गांव में श्रमिकों की हालत खस्ता है। काम के लिए बेताब लोग का फायदा उठाकर ठेकेदारों ने बनवाए जाने वाले माल की कीमत गिरा दी है। और हम देखेंगे 4 जून को दोपहर 12 बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकली और 2 कतारों पर चलते हुए ठेकेदार की कोठी पहुंची। वे ज्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे। उनके साथ कभी घृणा का व्यवहार किया तो कभी धमकियां दी।
इसके बाद भी यह भीड़ घर में जबरदस्ती घुस गई और चमचमाती खिड़कियां, फर्नीचर और चीनी मिट्टी के बनी नफीस चीजें, माने जरूरती चीजें जैसे कप वप आप देख सकते हैं, चीजें तोड़ दी। अन्न गुट के भंडार गृह में घुस गए। घर घुसकर कपड़े के भंडार को लूट कर उसे तार तार कर दिया। ठेकेदार अपने परिवार के साथ पड़ोसी गांव भाग गया। हालांकि ऐसे व्यक्ति उसको उस गांव ने शरण देने से इनकार कर दिया। वह 24 घंटे बाद सेना को बुलाकर उसकी मदद से लौटा। इसके बाद जो टकराव हुआ उसमें 11 बुनकरों को गोली मार दी गई। वाह भैया, सेना लोग मार दी गोली गम दे। और हम देखेंगे तो 1845 की ये घटना के बारे में बताया गया, याद रखिएगा ये घटना। और 1848 की घटना ऊपर आप देख चुके हैं थोड़ा बहुत सब, और हम देखेंगे और 1848 का घटना 3.3 में। 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, याद रखिए, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उसके समांतर पढ़े लिखे मध्यवर्गों की एक क्रांति भी हो रही थी। फरवरी 1848 में घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी। एक गणतंत्र की घोषणा की गई जो सभी पुरुषों को वैश्य मताधिकार पर आधारित था, याद रखिएगा, वैश्य मताधिकार का भी शुरुआत किया गया। और इससे पहले जो जेकोबिन शासन में था वैश्य मताधिकार फ्रांस में, और इसके बाद अब 1848 में भी शुरुआत किया गया। तो यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राज अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियाई साम्राज्य, वहां उदारवादी मध्य वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग की। मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांग को आगे बढ़ाया, और यह राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता को संगठन बनाने की आजादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद का अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित किया गया था। याद रखिए, फ्रैंकफर्ट संसद कहां पर आयोजित किया गया था, और यह कब? 18 मई को। और इसमें निर्वाचित प्रतिनिधि, याद रखिएगा, 831 लोग थे, 831 लोग थे, और यह सेंट पॉल चर्च में किया गया था। फिर देखिए, उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राज्य को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने पर्सा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की कोशिश की तो उसने उसे अस्वीकार कर दिया। देखिए, फरसा के राजा ने अस्वीकार कर दिया, कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। वाह लो, जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया,
देख लीजिए फ्रैंकफर्ट संसद में क्या हुआ, आप देख लीजिए। बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। क्यों कमजोर हो गया आप भी याद रखिए, आप ये जरूरी, जो अस्वीकार कर दिया था राजा ने, इसीलिए कमजोर हो गया। संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांग का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। अंततः में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हुई। उदारवादी आंदोलनों के अंदर महिलाओं को राजनीति अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था। हालांकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिला ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत की, माने पहुंची, मौजूदगी की। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान, ये आप देख सकते हैं फ्रैंकफर्ट संसद, चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया था, याद रखिएगा। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई, तब महिलाओं को केवल प्रेरक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया। हालांकि रूढ़वादी ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलनों को दबा पाने में कामयाब हुई। याद रखिए, क्या दबा पाने में कामयाब हुई? रूढ़वादी ताकतें कामयाब हुई, किंतु वे पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई। राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया था कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियासतें देकर ही क्रांति और दमन का चक्र को समाप्त किया जा सकता है। याद रखिए, क्या समझ आना शुरू हो गया? अंततः 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस में भूदास और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई। बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई। याद रखिएगा, क्या क्या? भूदासत्व, बंधुआ मजदूरी, हैब्सबर्ग के अधिकार वाले क्षेत्रों में। हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज्यादा स्वायत्तता प्रदान की, हालांकि इससे निरंकुश मैग्रो के प्रभुत्व का सत्ता ही साफ हुआ। और इसके बाद आपका बचा है पार्ट, माने आप कह सकते हैं चौथा बचेगा, जर्मनी और इटली का निर्माण, और पार्ट तीसरा आपका खत्म होगा यहीं पर। और इसी के साथ आपको धन्यवाद कहूंगा, और आप अधिक से अधिक इसे शेयर करें, कमेंट करें, और मुझे इस समय सब्सक्राइबर की जरूरत है, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं, अपने दोस्तों के पास भी भेजें और वो भी देखें ताकि उनको भी फायदा हो जाए। और इसी के साथ आपको बेरी बेरी धन्यवाद।